नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि आज से लागू होंगे तीनों नए आपराधिक कानून और अब नई धाराओं में जो है वो केस दर्ज किया जाएगा। तीनों कानून को लागू करने के लिए पुलिस अब तैयार है। बता दें कि सीआरपीसी में जहां कुल 484 धाराएं थी, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस में 531 धाराएं हैं और इसमें ऑडियो वीडियो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है। और वहीं नए कानून में किसी भी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने का प्रावधान है। तो आज से नए आपराधिक कानून लागू होंगे। न्याय व्यवस्था और नागरिकों पर इसका बेहद असर होगा और इसके लिए अब पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। तो 1 जुलाई यानी आज से काफी कुछ बदलने जा रहा है, खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1998 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी। इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे और इनमें कई नई दफा यानी कि धाराएं शामिल की गई हैं। तो कुछ धाराओं में बदलाव हुआ है, कुछ हटाई भी गए हैं। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। और अब बड़ी खबर जयपुर के पावटा से है। दरअसल धन्यवाद सभा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल होंगे। ईआरसीपी योजना में क्षेत्र के 3 बांधों को शामिल करने पर धन्यवाद सभा आयोजित की गई है। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे पावटा में धन्यवाद सभा में शिरकत करेंगे सीएम और सीएम भजन लाल के पावटा दौरे को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर के पावटा से दे रहे हैं, जहां पर सीएम भजन लाल धन्यवाद सभा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है, जब पावटा में धन्यवाद सभा में जो है वो सीएम शिरकत करेंगे। ईआरसीपी योजना में क्षेत्र के 3 बांधों को शामिल करने पर यह धन्यवाद सभा आज दोपहर 12 बजे होनी है। तो पावटा दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। जो धन्यवाद सभा है उसमें शिरकत करने के लिए पावटा दौरे को लेकर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त वहां पर हैं और जायजा भी हालातों का लिया गया है, व्यवस्थाओं का। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। नीट यूजी पेपर लीक को लेकर के आज फिर संसद सत्र में सियासी संग्राम छिड़ सकता है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे हफ्ते में एनडीए सरकार और विपक्ष के बीच बहस और तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि आज से दोनों सदनों की बैठक फिर से शुरू होने वाली है और उसमें नीट पेपर लीक विवाद से लेकर के अग्निपथ योजना और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि शुक्रवार को नीट पेपर लीक पर चर्चा कराने की मांग को लेकर के विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की जो कार्यवाही वो स्थगित हो गई थी। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित होकर 1 जुलाई का जो समय है वो निर्धारित किया गया था। तो आज फिर से संसद की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन आज भी आसार इसी तरह लग रहे हैं कि आज भी संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी, क्योंकि चाहे अग्निवीर योजना हो या फिर नीट पेपर लीक का मामला, इसको लेकर विपक्ष बिल्कुल अलर्ट मोड में है। और लोकसभा में पहले तो स्पीकर और अब डिप्टी स्पीकर पद पर जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जीत के लिए संख्या गणित नहीं होने के बावजूद डिप्टी स्पीकर पद के लिए दावेदारी ठोक चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि उस नाम को फाइनल किया जा रहा है जो अखिलेश यादव के सबसे खासम खास हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। Favor may say aye. Om Birla, a member of this house, be chosen as the Speaker of this house. पहले लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव और तनाव। अब डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए विपक्षी दलों की दावेदारी। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। इंडिया ब्लॉक में सबकी जुबान पर एक ही नाम की चर्चा है, वो है समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद। फैजाबाद से जीतकर संसद पहुंचे अखिलेश यादव के सबसे खास
अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर कैंडिडेट घोषित करने का प्लान हो रहा है। सदन में डिप्टी स्पीकर पद के लिए क्या आपकी पार्टी कोई देखिए, जो अन्य दलों का फैसला होगा और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है, क्योंकि भारत की जनता जागरूक हो गई है। आज पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं। गैर कांग्रेसी फेम पर मुहर तृणमूल कांग्रेस ने लगाया है। सूत्रों के मुताबिक अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाने का विचार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का है। तीनों दलों को लगता है कि फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद एक अलग तरह के कैंडिडेट होंगे और उनकी उम्मीदवारी एक मजबूत संदेश देगी। क्योंकि अवधेश प्रसाद अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर करीब 50,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर पाए हैं और विपक्ष उनके जरिए देश में अलग संदेश देने की तैयारी कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अवधेश प्रसाद जब से सांसद बने हैं, वो अयोध्या में विकास परियोजनाओं पर सवाल उठाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में डंका पीटती थी। हमने अयोध्या में ये किया, वो किया, विकास किया। इस पर और उस दीवार को भी देखा। ये मामले उच्च स्तरीय जांच का है। इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेकर इसको लोकसभा में भी उठाएंगे और उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगा। सवाल है कि अवधेश प्रसाद के जरिए विपक्ष किस तरह का राजनीतिक संदेश देना चाहता है, क्योंकि तथ्य ये है कि उसके पास इस पद पर जीत के लिए संख्या गणित नहीं है। जानकारी के मुताबिक विपक्षी गठबंधन के तीनों अगुवा नेताओं को लगता है कि फैजाबाद के सांसद को आगे लाकर एक मजबूत सियासी संदेश दिया जा सकता है। इसकी वजह ये है कि फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में ही अयोध्या नगरी पड़ती है, जहां राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का नव निर्माण हुआ है। 78 साल के अवधेश प्रसाद एक दलित नेता हैं, फिर भी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से 50,000 से अधिक वोटों से जीते और बीजेपी को हराकर जीत कर आए हैं। इससे पहले स्पीकर पद के चुनाव में इंडिया ब्लॉक में मतभेद सामने आ गए थे। टीएमसी ने पहले कांग्रेस पर बिना आम सहमति के उम्मीदवार घोषित करने का आरोप लगाया था। जब सत्ता पक्ष के उम्मीदवार ओम बिरला ध्वनिमत से चुनाव जीते, तो कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने आम सहमति की भावना का सम्मान करते हुए मत विभाजन नहीं मांगा। लेकिन इस बार टीएमसी ने ही अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर के लिए आगे बढ़ाया है, जिस पर अखिलेश यादव की हामी के बाद राहुल गांधी का भी समर्थन तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लगभग 2 दशक बाद पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की लाइफलाइन मानी जाने वाली पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना अब मूर्त रूप लेने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को पूरा करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बड़ी पहल करने जा रही है। और इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने रफ्तार पकड़ ली है। विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं। पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के काम को शुरू किया जा रहा है। ये देश में जल प्रबंधन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। ईआरसीपी से 13 जिलों को पीने का पानी मिलेगा। 2 लाख हेक्टेयर का नया कमांड क्षेत्र बनेगा। 9 जिलों में 80,000 हेक्टेयर की कमांड स्थिर होगी। उद्योगों को भी पानी उपलब्ध होगा। संशोधित पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए वरदान है। लिंक प्रोजेक्ट से राजस्थान को 3,677 एमसीएम पानी मिल पाएगा।
जो पहले की ईआरसीपी के 3510 एमसीएम से ज्यादा है। दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का निर्णय सेंटर वाटर कमेटी ने वेरीफाई करके पानी तय किया है। 40,000 करोड़ में 4,000 करोड़ ही राज्य सरकार पर भार आएगा। नए एमओयू के बाद इस परियोजना का 90% खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। जो नदियों के माध्यम से हमारे उस किसान को मिले, हमारी योजना के माध्यम से उस किसान को फायदा हो, जनता को शुद्ध और अच्छा पीने को पानी मिले। इस योजना से दोनों प्रदेशों की जो भौगोलिक स्थिति है, निश्चित रूप से उसका काम आगे बढ़ेगा और पीने का पानी भी मिलेगा और किसान के लिए सिंचाई का पानी भी मिलेगा। दोनों राज्यों के बीच इस योजना से गहरा रिश्ता भी स्थापित होगा। मुझे पता है राजस्थान में जो परंपराएं हैं वही मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक अलग प्रकार से लिखा जाएगा। ये नवाचार भी है और हमारे अपने देश की संघीय भावना का प्रकटीकरण का बहुत बड़ा उदाहरण भी है। दो राज्य लगभग 20 साल से ज्यादा समय से छोटे छोटे इशू को लेकर के बिना बात के कुछ न कुछ कारण से अपने अपने राज्यों के हित होते हैं, मानते हैं, लेकिन राज्यों के हित में हमको और एक निगाह रखना पड़ेगी, वो है देश हित। देश हित से बड़ा कोई हित नहीं हो सकता है। अब मध्य प्रदेश सरकार के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संशोधित पीकेसी ईआरसीपी नदियों को जोड़ने की परियोजना के क्रियान्वयन के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को आगामी 5 साल में पूरा कर राजस्थान के 22 जिलों की आबादी को अनमोल तोहफा दे सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो ईआरसीपी को लेकर एमपी राजस्थान ने तैयारियां तेज कर ली हैं। और अब बात करेंगे जयपुर ग्रामीण के चौमू कस्बे में, जहां धर्म परिवर्तन की आशंका के चलते बवाल मच गया है। आपको बता दें कि लोगों की भीड़ जो है वो जमा होने लगी और फिर पुलिस की दखल के बाद मामला शांत हुआ है। क्या कुछ ही पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। जयपुर में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। प्रार्थना करने के लिए जुटे थे 50 से ज्यादा लोग। धर्म परिवर्तन की आशंका के बाद भीड़ ने घेरा। बोले 3 साल से हर संडे दे रहे पैसों का लालच। जयपुर जिले के चौमू कस्बे में धर्म परिवर्तन की सूचना पर हड़कंप मच गया। रैगर मोहल्ले में एक मकान में टेंट लगाकर प्रार्थना सभा की जा रही थी। मकान के बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग जुटने लगे और आरोप लगाया कि कुछ लोग 3 साल से हर संडे प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने धर्म विशेष के व्यक्ति पर भोले भाले लोगों को फंसाकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। अरे फिर कुछ लोग पैसा लेके और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। सूचना के बाद चौमू पुलिस की टीम रैगर मोहल्ले में रहने वाले राजेंद्र रैगर के घर पहुंची। वहां 50 लोग प्रार्थना सभा में शामिल थे। जयपुर का कालवाड़ निवासी सत्येंद्र स्टीफन प्रार्थना कर रहा था। पुलिस ने उससे भीड़ जुटाने संबंधी परमिशन के बारे में पूछा। परमिशन न होने पर पूछताछ के बाद पुलिस ने कार्यक्रम को बंद करवाकर मामला शांत कराया। हालांकि पुलिस धर्म परिवर्तन जैसे मामले से इनकार कर रही है। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि रैगर मोहल्ला गंगा माता मंदिर के पास में राजेंद्र रैगर के मकान के अंदर सत्येंद्र स्टीफन जो क्रिश्चियन है, कालवा रोड जयपुर में रहता है, वो टेंट लगा करके लोगों को कोई प्रार्थना वगैरह कराता है। इस पर वहाँ स्टाफ और हम वहाँ पहुँचे और क्रिश्चियन से पूछताछ की तो उसने बताया कि हम ईसा मसीह की प्रार्थना करते हैं और जिससे कोई पाइल्स बीमारी या गंभीर रोग होता है उसका इलाज करते हैं। धर्म परिवर्तन जैसी कोई घटना सामने नहीं आई है और उसको परमेश्वर के बारे में पूछा, उसने नहीं होना बताया।
फिलहाल मौके पर शांति है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बिना परमिशन आयोजन न करने के लिए लोगों को पाबंद किया गया है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए हीरालाल सैन की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 12 शहर के एक होटल में कुछ डॉक्टरों ने जम करके उत्पात मचाया। दरअसल डॉक्टर्स की होटल में मीटिंग चल रही थी और इस दौरान कुछ डॉक्टर ने स्टाफ से शराब की मांग की तो स्टाफ ने मना कर दिया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर होटल स्टाफ से उलझ गया। जब होटल संचालक समझाने पहुंचा तो उसके साथ भी डॉक्टर ने धक्का मुक्की कर दी और इसके बाद मामला बढ़ गया और डॉक्टरों ने होटल के कांच भी तोड़ दिए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैनेजर और वेटर को यहां पर पीटा गया। ये बड़ी जानकारी। और इस दौरान महिला आरपीएस के पति डॉक्टर दीपक नागर ने होटल संचालक और स्टाफ से जो है मारपीट और हंगामा किया है। उनकी ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। मामले को शांत कराया गया। इसके बाद होटल संचालक थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो डॉक्टर दीपक नागर भी अपने साथियों के साथ थाने पहुंच गए और धौंस दिखाने लगे। तो कुछ ही देर बाद महिला आरपीएस का गनमैन राजेश चौधरी थाने पहुंच गया। वो होटल स्टाफ और मीडिया कर्मी को भी धमकाने लगा। हालांकि बदसलूकी करने वाले डीएसपी के गनमैन राजेश चौधरी को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। हाँ, इनिशिएशन ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में मेरे साथ मिसबिहेव किया गया तो मतलब मैंने मेरे कलीग को इन्फॉर्म किया और मेरे कलीग ने मेरा सपोर्ट किया। जी वो सब निराधार एफआईआर है। कल हमारी मीटिंग थी, वहाँ से एम मीटिंग थी, उसमें हम गए थे रात को। मैं होटल राजपुर रेस्टोरेंट चलाता आ रहा हूँ। ऊपर डॉक्टर सीमी के लिए टोरेंटो फार्मा ने बुक किया था मेरे यहाँ पे हैं, तो उसमें कोई डॉक्टरों की मीटिंग थी। लगभग 10-15 करीब डॉक्टर थे, जिसमें से 10 वहाँ तो निकल गए थे। और अब बात कोटा से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां पर इटावा पंचायत समिति सदस्य उपचुनाव की आज मतगणना होगी। सरकारी स्कूल में सुबह 9 बजे से 4 राउंड में ये मतगणना होने वाली है। आपको बता दें कि उपचुनाव में मतदाताओं में खास कोई उत्साह नहीं दिखा और सिर्फ 27.18% मतदान हुआ है और इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। आपको बता दें कि पिपलदा विधायक चेतन पटेल के इस्तीफे देने से ये जो सीट है वो रिक्त हुई थी। तो पिपलदा विधायक चेतन पटेल के इस्तीफे देने के बाद जो सीट खाली हुई थी उसी पर आज उपचुनाव होना है। कोटा से बड़ी खबर, उपचुनाव की आज मतगणना होगी और इटावा पंचायत समिति सदस्य उपचुनाव की आज मतगणना बताई जा रही है। समय सिर्फ 27.18% इस पर मतदान हुआ है और ये भी बताते चले कि उपचुनाव में मतदाताओं में कोई खास उत्साह हालांकि देखने को नहीं मिला। सुबह 9 बजे से 4 राउंड में ये मतगणना होगी। सरकारी स्कूल में बताई जा रही है। ये सुबह 9 बजे से 4 राउंड में मतगणना होगी। उपचुनाव में मतदाताओं में कोई खास उत्साह नहीं दिखा तो इसीलिए परसेंटेज भी उसका लगभग 27 के आसपास रहा। और प्रदेश में मानसून की उदयपुर के रास्ते से झमाझम एंट्री हो गई है। मानसून के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है और ऐसे में किसी भी तरह की आपदा में फंसे आमजन की जान बचाने के लिए एसडीआरएफ के जवान भी मुस्तैद हो गए हैं। प्रदेश के 28 जिलों में एसडीआरएफ की 51 टीमें मुख्यालय हेडक्वार्टर पर रवाना कर दी गई हैं और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। प्रदेश मानसून की एंट्री के साथ ही कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही। तेज बारिश से कई जिलों में मुख्य बाजारों और सड़कों पर भीषण पानी भर चुका है, जिससे ड्राइवरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुल चुकी है। नालों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर पानी है। अभी भी आसमान में काले बदरा छाए हैं और बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए एसडीआरएफ की 51 रेस्क्यू टीमों को रवाना किया गया। इनमें 550 से ज्यादा प्रशिक्षित जवान को शामिल किया गया। इनके पास 90 से ज्यादा मोटर बोट है, जिन्हें फ्लैश फ्लड में इस्तेमाल किया जाएगा। एसडीआरएफ ने टोटल 51 टीमें बनाई है, जिसमें 550 आदमी डिप्लॉय होंगे। आज ये टीमें अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई हैं।
हमारे पास कुल मिला के 90 करीब नाव हैं अलग अलग तरह की, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम आती है। तो ये 51 टीमें पूरे राजस्थान को कवर करेगी। साल 2018 से 2024 तक बाढ़ आपदाओं के दौरान एसडीआरएफ की अलग अलग टीमों ने राजस्थान के जिलों में 316 ऑपरेशन चलाए थे। इनमें 12,353 लोगों की जान बचाकर देवदूत की उन्होंने भूमिका निभाई। केवल हम बाढ़ की बात करें तो 2018 से लेकर 2024 तक 316 रेस्क्यू ऑपरेशन में 12,000 से भी अधिक जानों को एसडीआरएफ द्वारा बचाया गया है। पुरानी ट्रेंड को देखें तो जिले में पानी का मूवमेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन अचानक भारी बारिश की वजह से वहां स्थिति बाढ़ जैसी बन जाती है। ऐसे में एसडीआरएफ को उन जगहों पर तैनात किया गया है ताकि उनका मूवमेंट तेजी से एक जगह से दूसरे जगह पर कराया जा सके। पूरी तैयारी कर ली गई है इसके लिए, और एनडीआरएफ भी इसमें अच्छा सहयोग और गाइडेंस देती है। बाढ़ राहत के जो इक्विपमेंट किस तरह का होना चाहिए, उसके अलावा दूसरी तरह के राहत कार्यों के लिए भी तो हमारा पूरा समन्वय है। घाट गेट में हमने अपना एसडीआरएफ का एक कंट्रोल रूम बनाया है, जहाँ काफी इक्विपमेंट है, इम्पोर्टेंट फोन नंबर्स हैं, राउंड द क्लॉक ये वर्क करेगा। बहरहाल एसडीआरएफ की तैयारियों को देखते हुए ये माना जा सकता है कि मानसून में भारी बारिश की वजह से आई आपदा के वक्त आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए मुस्तैद ये जवान कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये महज सिर्फ एसडीआरएफ के जवान ही हैं जो हर बार आपदा में देवदूत बनकर उतरते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर बताते चले, चाहे फर्जी डिग्री हो या फिर पेपर लीक, इन सब मसलों पर भजन लाल सरकार बेहद ही ज्यादा सख्त है। आपको बता दें कि आबू रोड पेपर लीक प्रकरण के बाद अब फर्जी डिग्री मामले पर सख्ती और माधव यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रकरण में शामिल होने का अंदेशा और फर्जी डिग्री के मामले में चर्चा में रह चुकी है माधव यूनिवर्सिटी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको बता दें कि अब जो है फर्जी डिग्री के मामले में भजन लाल सरकार पूरी तरीके से सख्त है। सिरोही के आबू रोड से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आबू रोड पेपर लीक प्रकरण के बाद अब फर्जी डिग्री मामले पर भी सख्ती देखने को मिलेगी। माधव यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहां पर प्रकरण में शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है और इसीलिए अब इसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। फर्जी डिग्री के मामले में ये कई माधव यूनिवर्सिटी रह चुकी है। और भिलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुलापुरा में एम्बुलेंस में भीषण आग लगी है। ऑक्सीजन सिलेंडर में लीक होने से ये आग लगी है और आप सोच सकते हैं कि आग लगी, उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से ये आग लगी है। चालक के सूझबूझ से फिलहाल बड़ा हादसा होने से टल गया है। नवजात शिशु परिजनों को बाहर निकाल लिया गया है। तो आग में पूरी तरीके से आपको बता दें कि जल करके राख ये एम्बुलेंस हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस में भीषण आग लगने की एक घटना सामने आई है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है, आप देखिए यही वो एम्बुलेंस है जिसमें आग लगने की ये तस्वीर है और ऑक्सीजन सिलेंडर में लीक होने से ये आग लगी है। चालक के सूझबूझ से जो है ये बड़ा हादसा टल गया है। नवजात शिशु और परिजनों को बाहर निकाला गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या जानकारी इस खबर पर? जी, भिलवाड़ा जिले के गुलापुरा क्षेत्र की घटना है, जब एक अस्पताल में नवजात की शिशु ज्यादा बिगड़ जाती है और जब जो चिकित्सक होते हैं उसे भिलवाड़ा के लिए रेफर करते हैं, उसे एम्बुलेंस में परिजनों के साथ ले जाया जाता है, तब अचानक जो एम्बुलेंस के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं वो लीक होने लग जाते हैं और अचानक एम्बुलेंस आग पकड़ लेती है। सूझबूझ से जो नवजात शिशु है, परिजनों है, उनको बाहर निकाला जाता है। आग की लपटें बहुत तेज हो जाती है, एम्बुलेंस बहुत बुरी तरह जलने लग जाती है और कहीं ना कहीं जो सूचना मिलती है जब अग्निशमन मौके पर पहुंचती है और बड़ी मशक्कत के बाद, लोगों की मदद और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आग जो एम्बुलेंस है बहुत अस्पताल के नजदीक थी, जो आग अस्पताल तक भी नहीं पहुंची और हाल फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया है अग्निशमन की मदद से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो ये एम्बुलेंस की आग लगने की तस्वीर है। ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से आग लगी है। फिलहाल ड्राइवर की सूझबूझ से नवजात शिशु और महिला जो एम्बुलेंस में थी उनको बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन आग की लपटों की वजह से एम्बुलेंस जल के खाक हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने, कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया, सिर्फ एम्बुलेंस में ही आग लगी, लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और उसके बाद एम्बुलेंस में लगी आग को बुझाया गया।
और अब एक नजर टॉप 10 खबरों पे।